हाँ दादा, स्टार्ट होने दो। ओके ओके सर, ठीक है। अच्छा, फिर स्टार्ट करते हैं आज का डेरिवेटिव क्लास। माने डेरिवेटिव माने इक्विटी एंड डेरिवेटिव है। तो इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर हम लोग ऑलरेडी अभी स्ट्रैटेजी चल रहा है, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। ऑप्शन स्ट्रैटेजी में बहुत सारा स्ट्रैटेजी है सर, बट एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कर रहे हैं। और फिर आगे धीरे धीरे आप लोग और भी स्ट्रेटेजीज के बारे में ना खुद को भी समझ में आ जाएगा। माने अगर आप एक स्ट्रेटेजी, जिस तरह से स्ट्रेटेजी हो रहा है, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को समझ जाते हो, फिर आगे अगर आपको कोई और स्ट्रेटेजी भी मिलता है, शायद आपने उसका बारे में कभी सुना नहीं है, बट किसी ने कहीं पर कॉलम लिखा है, कहीं पर कोई ब्लॉग देखे हो, बट अगर आप उसको सुनोगे ना, आप समझ जाओगे कि कहना क्या चाहते हैं। यानी स्ट्रेटेजी बिल्ड करने के पीछे का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर आपको वो बात समझ में आ जाता है, तो फिर आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो हम लोग बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ पॉपुलर स्ट्रेटेजी है, जिसके ऊपर हम लोग आजकल थोड़ा सा बात कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, आज एक न्यू स्ट्रेटेजी में डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ सर, ठीक है। तो आज का न्यू स्ट्रेटेजी क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हल्का ट्रिकी है सर। चलो आगे आगे डिस्कवर करेंगे कि क्या है स्ट्रेटेजी के अंदर। ऐसे ऑप्शन ट्रेडर ये स्ट्रेटेजी अपना सकता है और अपनाते भी है बहुत सारे लोग। स्ट्रेटेजी का नाम है, एक सेकंड, स्क्रीन शेयर नहीं है ना? अब है स्क्रीन शेयर, मुझे एक बार बताओ ना। ऐसा है। ओके, अच्छा। मैं जिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बारे में अभी बात करने जा रहा हूँ सर डेरिवेटिव पे, उसका नाम है सिंथेटिक लॉन्ग एंड आर्बिट्रेज, ठीक है। सिंथेटिक लॉन्ग एंड आर्बिट्रेज, एंड द बिग क्वेश्चन इज दैट ये सिंथेटिक लॉन्ग एंड आर्बिट्रेज, ऑब्वियसली यहाँ पर लॉन्ग का मतलब तो समझ में आ ही रहा है कि कहना क्या चाहता है, पर जब तक पूरा बात पढ़ते नहीं है ना, पूरा इसका पीछे का जो बैकग्राउंड है, जब तक ये रीड नहीं कर लेते, तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगा। एंड आर्बिट्रेज, ये बात तो सर, आर्बिट्रेज वर्ड बहुत पॉपुलर वर्ड है। आर्बिट्रेज के ऊपर स्पेशल ट्रेडिंग भी होता है, उसको आर्बिट्रेज ट्रेडिंग बोलते हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट में सिर्फ आर्बिट्रेज करते हैं। इन सिंपल अगर मैं आर्बिट्रेज का मतलब बताऊं, तो इन सिंपल इसका मतलब होता है कि सस्ता मार्केट में बाई करो और महंगा मार्केट में बेचो। সস্তার বাজার থেকে কোনো জিনিসকে কিনে যেখানে दाम बेसी पाওয়া যাবে সেই मार्केटे बिक्री करो। यानी बेसिकली एक मार्केट में बाई करो और दूसरे मार्केट में सेल करो। बट ये चीज स्टॉक मार्केट एंगल में कैसे होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। नॉर्मली आर्बिट्रेज काफी लेस रिस्की माना जाता है। इवन म्यूचुअल फंड क्लास में इसके बारे में मैंने डिस्कस करके रखा, जो लोग म्यूचुअल फंड का क्लास कवर किया था, या अभी तो मैं बहुत दिनों से अब म्यूचुअल फंड का लाइव नहीं करवाया, तो म्यूचुअल फंड में भी इसका डिस्कशन हुआ है सर। आर्बिट्रेज के थ्रू से म्यूचुअल फंड कंपनीज मार्केट से अपना फंड ग्रो कराता है। लेस रिस्की है, रिटर्न गारंटेड मान सकते हो आप। ऐसा है क्या सर? ऐसा ही है। लेकिन चलो ठीक है, हम लोग स्ट्रेटेजी के बेसिस में आज थोड़ा सा ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी डेवलप करेंगे और साथ में आर्बिट्रेज के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो कैसी ये स्ट्रेटेजी काम करेंगे, देखो सर, एक बात मैं हमेशा बोलूंगा कि ये जितना सारा स्ट्रेटेजी आप लोग मेरे साथ क्लास में रेगुलर बेसिस में पढ़ रहे हो या रीड कर रहे हो, गो थ्रू कर रहे हो, अब जब अपने ट्रेडिंग लाइफ में, मैंने एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर या फिर एज ए प्रोफेशनल इक्विटी एडवाइजर या डीलर, अब जब भी ये सब स्ट्रेटेजी को धीरे धीरे आपके अंदर ग्रिप आ जाएगा ना, एक रातों रात तो नहीं होगा सर, बट पहले जानो, फिर उसको धीरे धीरे अप्लाई करो, फिर एक दिन आएगा सर कि आप देखना कि आप जो स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहे हो ना, वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल मैच कर रहा है। तो अपने ऊपर भी भरोसा रखो और जो पढ़ रहे हो उसके ऊपर भी भरोसा रखो, देखना सर बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है। ये मैंने देखा अपने लाइफ में, इसलिए आपको भी बता रहा हूँ सर। अच्छा देखे सर, अपने प्रति जिनका भरोसा नहीं है ना सर, उसका बहुत मुश्किल होता है। खुद पे भरोसा होना चाहिए। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर भरोसा में फर्क होता है, हाँ?
मैंने मुझे कुछ नहीं पता पर फिर भी मैं साड़ा बनता रहता हूँ, वो गलत बात है। ठीक है, और एक होता है कि नहीं मुझे पता है पर मुझे और नॉलेज चाहिए, मुझे पता है पर मुझे और नॉलेज चाहिए, और ऐसे लोग ना आवाज नहीं करता है ना, आवाज आवाज ज्यादा करना नहीं चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना सर कि मतलब खाली, मतलब जो चीज थोड़ा खाली होता है आवाज बहुत करता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप अपना काम करे जाओ, ऑटोमेटिक दुनिया आपको पहचान लेगा। इमेजिन ए सिचुएशन, सर सुबह सुबह ज्ञान मार रहे हो, अच्छा सॉरी सर सर। Imagine a situations where you would be required to simultaneously establish a long and short positions on Nifty futures. Imagine करो कि आप निफ्टी फ्यूचर में, ठीक है, एस्टेब्लिश करो साइमल्टेनियसली एट ए टाइम लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजिशंस ऑन निफ्टी फ्यूचर्स। माने क्या होगा, आप एक बार निफ्टी बाई करोगे और एक बार आप निफ्टी फ्यूचर सेल करोगे, फ्यूचर, हाँ सर, निफ्टी फ्यूचर बाई करना है और एक बार निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट पोजिशंस लेना है, मैंने सेल करना है, एक्सपायरिंग इन द सेम सीरीज। ये भी देखना पड़ेगा कि वो सेम सीरीज का पार्ट हो। हाउ डू यू डू दिस एंड मोर इंपॉर्टेंटली व्हाई वुड यू डू दिस, कैसे करोगे और क्यों करोगे। अगर मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करूं और निफ्टी फ्यूचर को देखूं यहाँ पर, जैसे निफ्टी फ्यूचर में हमारे सामने एक नियर मंथ, अगस्त फ्यूचर, सितंबर, मिड मंथ फ्यूचर एंड अक्टूबर, दैट इज क्या बोलते हैं सर इसको, नियर मंथ, मिड मंथ, फार मंथ, सॉरी फार मंथ फ्यूचर। तो तीन अलग अलग सीरीज हमारे सामने। तो आपको बता जा रहा है कोई भी एक चीज आप चूज कर सकते हो एज पर योर डायरेक्शनल एटीट्यूड। डायरेक्शन कहां से मिलता है, टेक्निकल से एंड एज वेल एज फंडामेंटल का सपोर्टिव नॉलेज से। हाँ सर, फंडामेंटल ऑलवेज सपोर्ट करता है। मैं फंडामेंटल पे बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ, मेरा पर्सनल बता रहा हूँ मैं। टेक्निकल तो ठीक है, वो तो चलता है, टेक्निकल मैंने डे टू डे मैटर, ठीक है, डे टू डे मैटर, मिनट का मैटर, वीकली मैटर, सब टेक्निकल पे आ जाते हैं, बट ओवरऑल जो सपोर्ट आपको क्रिएट करता है ना, वो फंडामेंटल क्रिएट करता है। इसलिए फंडामेंटल को ना कभी भी नजरअंदाज ना करें। रिसर्च एनालिस्ट जो होते हैं ना, उनको दोनों जानना होता है ना सर। एग्जैक्टली exactly. तो अगस्त एक सीरीज आपके सामने है, सितंबर सीरीज भी है, अक्टूबर सीरीज भी है, आप कोई भी एक सीरीज चूज कर सकते हो। तो से फॉर एग्जांपल आप सितंबर सीरीज चूज करो, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सितंबर सीरीज में आपको एक बार बायर होना है, ठीक है, आपको एक बार बायर होना है। ये फ्यूचर लिया सर, स्पॉट मार्केट नहीं। स्पॉट में तो निफ्टी कितना चल रहा है, 19384, और सितंबर फ्यूचर कितना दिखा रहा है सर, 19469, 19469। डिफरेंस देख पा रहे हो ना सर, ये डिफरेंस क्यों होता है ये मैंने बेसिक्स ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बताऊंगा, ठीक है, ऑलरेडी एक बार बताया फिर बताऊंगा। तो 19469 ये कुछ कैलकुलेशन एरिया है सर, प्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन, जिसके ऊपर डिपेंड करके ये डिफरेंस आता है, मैं ऑलरेडी एक बार बता के रखा सर। ऐसे अगर आप सितंबर या अक्टूबर में देखोगे उसका भी चेंज हो जाएगा, अक्टूबर का भी चेंज लगेगा आपको। निफ्टी अक्टूबर 19563, ये भी चेंज हो गया, ठीक है। अब मिनिमम क्वांटिटी तो पता ही है, 50 क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। मार्जिन अमाउंट आपको शो कर रहा है, ये ज़ीरोधा यूज कर रहा हूँ, आप दूसरे यूज देखो तो ऑलमोस्ट सेम ही दिखेगा, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट सर, वो सब तो ठीक है, वो तो हम लोग भी देख लेते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में क्या रखा है सर, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बाई करना है, सेल करना है, और क्या, बस बटन दबाने का खेल है। बाई बटन दबाओगे, फंड में पैसा रहेगा, बाई हो जाएगा। सेल बटन दबाओगे, फंड में पैसा रहेगा, मार्जिन रिक्वायर्ड होगा, ब्रोकिंग अप फर्म आपको बोलेगा, आप फंड जमा करोगे, बस बटन दबाना। बटन दबाना तो मेन बात नहीं है ना सर, मेन बात है कि करना क्या है और क्यों करना है। चलो उसी के जवाब के लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं इतना। तो imagine a situations where you would be required to simultaneously establish a long माने buy and short positions on Nifty futures expiring in same series। अगर अगस्त में ले रहे हो तो अगस्त, सितंबर ले रहे हो तो सितंबर, अक्टूबर ले रहे हो तो अक्टूबर। How do you do this and more importantly why would you do this? We will address both these questions in this chapter. To begin with, let us understand how this can be done and later move ahead to understand why one would want to do this. अगर आपको क्यूरियोसिटी है, आर्बिट्रेज इज द ऑब्वियस आंसर। आर्बिट्रेज के बारे में एक हल्का सा आइडिया आपको दिया कि सर
सस्ता मार्केट में बाई करना है और महंगा मार्केट में सेल करना है। अब ये दोनों कैसे काम करता है इसका जवाब आपको मिलेगा। ऐसे आर्बिट्रेज का डिटेल्स चर्चा तो नहीं करूंगा आज, बट कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको मौका मिल जाएगा, ऐसे मौका तो बनाना पड़ता है। मैं आर्बिट्रेज के ऊपर स्पेशल क्लास रख लूंगा सर, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ आर्बिट्रेज पे चर्चा कर लूंगा। अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज दैट, ऐसे आज आर्बिट्रेज में आपको आइडिया मिलेगा क्योंकि आज का जो स्ट्रेटेजी है ये आर्बिट्रेज के बेसिस में बात करेगा। बट आर्बिट्रेज अपने आप में ही एक मार्केट स्ट्रक्चर है। कोलकाता में अगर आप कभी चांदनी एरिया में जाते हो, ठीक है, डलहौजी चांदनी एरिया में, वहां पर बहुत सारे कंपनीज हैं जहां पर सब प्राइवेट कंपनीज हैं, स्टॉक मार्केट में डील करते हैं रेगुलर बेसिस में। इनका काम ही होता है सिर्फ आर्बिट्रेज में काम करना, काम ही है सर, यही काम है। लोगों का पैसा लेता है और उनका पैसा आर्बिट्रेज में लगा के फंड इकट्ठा करके जो बैलेंस होता है वो प्रॉफिट करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। आर्बिट्रेज फार्म बहुत पॉपुलर है सर, और म्यूचुअल फंड कंपनीज तो खुद भी करता है, इंडिविजुअल भी आप भी कर सकते हो, ठीक है, आप भी कर सकते हो। सर कैसे? हाँ, थोड़ा पैसा ज्यादा जरूरत होता है, बट यू कैन डू दिस। Options, as you may have realized by now, are highly versatile derivative instrument. Highly versatile derivative instrument. You can use these instruments to create any kind of payoff structure, including that of the future, both long and short future payoff. आप दोनों को यूज कर सकते हो, लॉन्ग के लिए भी एंड शॉर्ट के लिए भी, यानी बाई करके सेल करना एज वेल एज सेल करके बाई करना। जब आप स्टॉक के प्रति बुलिश होते हो या इंडेक्स के प्रति बुलिश होते हो तो आप पहले बाई करते हो बाद में सेल करते हो, और जब आप बियरिश होते हो तो आप बाद पहले सेल कर दोगे बाद में बाई कर लेना, है ना। मार्केट आपको दोनों मौका देता है। सबसे ज्यादा मौका तो आपको फ्यूचर मार्केट में मिल जाता है। इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट द बियरिशनेस ऑफ द स्टॉक और बियरिशनेस ऑफ द इंडेक्स, देन फ्यूचर मार्केट में बड़ा अच्छा पैसा कमा जाता है, इवन मोर देन ऑप्शंस। सर क्या बोल रहे हो? हाँ सर, होता है। अब बस हम वहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ा हाई होते हैं। In this chapter, we will understand how we can artificially replicate a long future payoff using options. And however, before we proceed, you may want to just review the long future the linear payoff. ठीक है, आगे आगे बात कर देंगे सर कि कैसे पे ऑफ होता है। बट इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा, अरे क्या हो गया, एक आपको चार्ट दिख रहा है यहाँ पर। ये चार्ट और कुछ नहीं है, पे ऑफ स्ट्रक्चर का चार्ट है, ठीक है। ये पे ऑफ स्ट्रक्चर का चार्ट है सर। लेवरेज पे ऑफ, बेसिकली ये फ्यूचर में भी ये चीज बताया गया था सर, टीसीएस के ऊपर बेस करके। फ्यूचर मार्केट में ये चीज मैं एक बार पहले भी बताया कि कैसे लेवरेज एंड पे ऑफ काम करता है। लेवरेज माने जो रिस्क के पैरामीटर हैं, ये क्लास अगर जिन लोगों का हो गया है वो रिवाइज कर ले, मैं ऑलरेडी डिस्कस किया कि लेवरेज एंड पे ऑफ स्ट्रक्चर फ्यूचर के एकदम बेसिक्स में, और जिनका नहीं हुआ है वो मैं करवाऊंगा, और जिनका पहले भी नहीं हुआ है अगर करना चाहता है तो वापस कर सकता है, नो इश्यू विद दैट। बट यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से थोड़ा ग्राफिकली बता देता हूँ। ये देख के भी समझ में आ रहा है कि मार्केट अगर इस एरिया में है, सपोज आप किसी पर्टिकुलर में हेलो इनिशिएट कर रहे हो। हाँ बोल सर, बोल क्या हुआ, हेलो डिस्टर्ब करिस बोल। हाँ बोल ना, सुनची। हेलो सुमित, কিছু বলছে, বল বল, কি হলো রে, बोलो सर। सुमित का आवाज कट गई। আর কিছু বলছিস? ঠিক আছে, হোয়াটসঅ্যাপ কর, যদি কথা শুনতে না পাচ্ছিস তাহলে হোয়াটসঅ্যাপে লেখ। সুমিতের কোনো ভয়েস আসছে না স্যার, মানে ও বলছে কোনো শুনতে পাচ্ছি না। কোনো ভয়েস আসছে না দাদা, রিজয়েন করতে বলো ওকে একটু, ওকে একটু রিজয়েন করতে বলতো ভাই, নেটওয়ার্ক ইস্যু হবে আর কি। বাকি সবাই ভয়েস পাচ্ছে আমার? হ্যাঁ এবার পাচ্ছি, এবার আসছে। এত রিজয়েন করে নিবি, এত বিরক্ত ডিস্টার্ব করিস কেন? যদি নেটওয়ার্ক ইস্যু থাকে রিজয়েন করলে কেটে যাবে, মানে বুদ্ধি শুদ্ধি যে কবে হবে তোকে, শুধু শুধু তুমি বকো। আচ্ছা ঠিক আছে, নে বকবো না। আচ্ছা দেখ স্যার, দেখ 2360, as you can see the long future position has been initiated 2360, माने 2360 बेसिकली हम लोग इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है। एंड एट दैट पॉइंट
यू नाइदर मेक मनी नॉर लॉस मनी। ना तो अगर मार्केट में हम फ्यूचर जनरेट कर रहे हैं और अगर मार्केट 2360 में ही रह जाते हैं, हम फ्यूचर में जा रहे हैं सर, सपोज आज मार्केट 2360 में नहीं है, आज मार्केट कहीं और है, बट अगर 2360 में आज मैं पोजीशन इनिशिएट करता हूं और अगर मार्केट 2360 में पहुंचते हैं, तो फिर हमें ना तो पैसा बनाने का मौका मिलेगा, ना तो प्रॉफिट होगा, ना तो लॉस होगा। बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट है। Hence the point at which you initiate the positions becomes the break even point. You make a profit as the future moves higher than the break even point. पैसा तब कमा पाएंगे सर जब ब्रेक इवन पॉइंट से वो हायर लेवल में जाएगा। दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जो लोग कॉस्टिंग का क्लास करते हो मैम के पास, वो तो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर मार्जिनल कॉस्टिंग में बार बार सुनते रहते हो। मैं भी हल्का फुल्का बात करता हूँ कैपिटल लेवरेज वगैरह में, कैपिटल स्ट्रक्चर में, है ना। तो point is that you make profit as the future move higher than the break even point and you make a loss the lower the future move below the break even point। और आपको लॉस कब होता रहेगा? जब ब्रेक इवन पॉइंट से मार्केट और नीचे जाएगा, 2320, 2280, 2240, 2200, 2160, इस तरह से। अगर आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को और डिटेल्स में जानना है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ सर, ऑलरेडी आप लोगों में से मैक्सिमम ने करके रखा है ये लेवरेज एंड पे ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर ना ये डिस्कशन हुआ है कि किस तरह से ये सिचुएशंस होता है। इसमें ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने यूज किया था, दैट इज एक अपार्टमेंट का हिसाब था। कोई अपार्टमेंट में इन्वेस्ट किया है और उसके बाद उसको बेच के आर्बिट्रेज कर रहा है, इस तरह का एक एग्जांपल था। फ्यूचर पे का एक कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल था। आप चाहो तो जरूर एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हो। और उसके बाद इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में बोला गया है सर। इवन स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में क्या डिफरेंस होते हैं वो भी डिस्कस किया गया है। तो मैं उसको अभी स्किप करता हूं सर, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा आज स्ट्रेटेजी में फोकस करेंगे। आज जरूरत पड़ने से फिर से बता दूंगा सर। नाउ पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है कि 2360 जहां पर हम लोगों ने पोजीशन इनिशिएट की है, दैट इज ब्रेक इवन सिचुएशंस, यहां से अगर मार्केट मूव करता है तो पैसा मिलेगा, प्रॉफिट होगा। इन सिंपल, यू मेक प्रॉफिट as the future moves higher than the break even point and you make loss the lower of the future move below the break even point. The amount of profit you make for a 10 point up move, अगर मार्केट 10 पॉइंट में मूव करता है, इज एक्जैक्टली द सेम एज द अमाउंट लॉस यू वुड मेक फॉर ए 10 पॉइंट डाउन मूव। अगर 10 पॉइंट में मार्केट डाउन जाएगा तो जिस तरह का लॉस होगा उसी तरह का प्रॉफिट 10 पॉइंट अप होने से होगा, बिकॉज ऑफ दिस इन लिनियरिटी इन पे ऑफ। बिकॉज यहाँ पर ये लिनियर का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन में जो चीज होता है, 10 प्लस 10 माइनस एक स्ट्रेट हो रहा है ना, इसलिए इसको लीनियर पे ऑफ बोल रहे हैं। ठीक है, द फ्यूचर इज ऑल्सो कॉल्ड ए लीनियर इंस्ट्रूमेंट। फ्यूचर को लीनियर इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने +10 में आप जितना प्रॉफिट करोगे, -10 में आप उतना लॉस करोगे डाउन मूवमेंट में। मैंने 2360 में अगर +10 हो जाए 2370 में, आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आएगा। 2360 से अगर 2350 हो जाए, आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस आएगा। बस वही बात कहना चाहता है। एंड ये जो सिंपल +10 -10 में आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो सिचुएशन होगा, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर पे ऑफ स्ट्रक्चर या लीनियरिटी। The idea with a synthetic long is to build a similar long future payoff using options. ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में हम लोग अभी धीरे धीरे गो थ्रू करेंगे ना सर, अब जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में धीरे धीरे गो थ्रू करेंगे, ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली हमें किस तरफ लेके जाएगा? इसी लीनियर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें एक स्ट्रेटेजी डेवलप करने में हेल्प करेगा। नाउ स्ट्रेटेजी नोट्स, माने ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है दैट इज सिंथेटिक लॉन्ग एंड आर्बिट्रेज। ओके, इसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए? बाकी देखो, आप अपने अपने सॉफ्टवेयर जो भी यूज करते हो, आप स्टॉक्स ग्रो, मोतीलाल, व्हाटएवर, ज़ीरोधा का, सेंसिबल, ठीक है, ऐसे सेंसिबल रिसेंटली ज़ीरोधा वालों के लिए फ्री करके रखा है कंप्लीटली। आप कुछ भी यूज करो, डजेंट मैटर सर, बट इनकम करो, प्रॉफिट करो। ठीक है, executing a synthetic long is fairly simple. All that one has to do is buy the ATM call options and sell the ATM put options. एक कॉल ऑप्शंस को बाय करना है और एक पुट ऑप्शंस को सेल करना है, ये दो डिफरेंस है। एटीएम कॉल ऑप्शंस में एक बाय होना चाहिए और पुट में सेल होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, हमारे सामने कॉल ऑप्शंस भी रहते हैं, पुट ऑप्शंस भी रहते हैं। कोई मुझे कॉल और पुट का बेसिक डिफरेंस बता सकता है? एनीवन? जस्ट एक सिंपल बेसिक डिफरेंस कि कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस का, ऐसे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। सर Yes. बोल को हाँ, बोल बोल।
কল অপশনের ক্ষেত্রে যে সেলার থাকে, এই যে হোল্ডার থাকে, হুম। সে রাইট পায় কলটাকে পারচেস করার, আর হুম। পুট অপশনের ক্ষেত্রে সেল করার রাইটটা পায়। अच्छा, वेरी गुड सर। और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होना चाहिए कॉल और पुट में? কলের ক্ষেত্রে বুলিশ থাকে আর পুটের ক্ষেত্রে বিয়ারিশ। না, কল যদি আমি ধর বাই করি তাহলে আমি বুল হলাম, তাই তো? কল যদি আমি সেল করতে চাই, কল যদি সেল করতে বিয়ারিশ চাই থাকে। তাহলে bearish, কল সেল আর করতে হচ্ছে চাইলে পয়েন্ট অফ ভিউ বিয়ারিশ, তাই তো? বিয়ারিশ, হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ। আচ্ছা, আর পুট পুটের বাই করতে ক্ষেত্রে চাইলে বাই করলে, বাই bearish করতে হবে। চাইলে বেয়ারিশ হবো, আর সেল করতে চাইলে বুলিশ হবো। কিন্তু সেল করতে রাইটটার ক্ষেত্রে মানে করার রাইট পাবো না, শুধু সেল করার রাইটটাই পাবো পুটের ক্ষেত্রে। কিসে? পুটের ক্ষেত্রে, তাই তো? হ্যাঁ পুটে শুধু সেল রাইট জেনারেট হয় আর কলে বাই রাইট जनरेट है, ताई तो? হ্যাঁ ह্যাঁ হ্যাঁ। दैट इज इन सिंपल, इन समरी। अब ये जिनको कुछ भी सब याद नहीं आ रहा था उनको याद आ गया होगा, और जो जिसको पता नहीं है उसको थोड़ा सा पता लग गया कि कॉल और पुट में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है सर, बाद में बात कर लेंगे सर, बहुत डिटेल्स में बात कर लेंगे, डोंट वरी। फिलहाल तो बस एक स्ट्रेटेजी डेवलप करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी सिंथेटिक लॉन्ग में आपके सामने एक एटीएम कॉल बाई करना है और सेल द एटीएम पुट ऑप्शंस। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हिसाब होता है। When you do this, you need to make sure the options belong to the same underlying। माने सिंपल बात है, अंडरलाइंग माने एसेट जिसके ऊपर आप ट्रेड ले रहे हो। अगर निफ्टी है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी, कोई पर्टिकुलर स्टॉक लाइक रिलायंस, इन्फोसिस, एनीवन, ठीक है, स्टॉक है तो स्टॉक। तो सेम अंडरलाइन का होना चाहिए और सेम एक्सपायरी के अंदर आना चाहिए, सेम एक्सपायरी के अंदर आना चाहिए। ठीक है, जैसे ऑप्शंस के केस में एवरी वीकली आपको एक्सपायरी देखने को मिलता है, तो जो भी करो आप सेम एक्सपायरी के अंदर करो। जैसे नेक्स्ट थर्सडे, ऐसा कल थर्सडे है, ठीक है, ये अपकमिंग है, फिर नेक्स्ट थर्सडे, इस तरह से आपको एक वीकली एक्सपायरी मिलेगा। ठीक है, तो बिलोंग्स टू सेम एक्सपायरी, दिस इज द assumptions। ठीक है, ये assumptions लेके आपको स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ये पुराना डेटा से दिया है, आप इसको न्यू डेटा से अंडरस्टैंड कर लेना, मतलब जरूरत पड़ने से सॉफ्टवेयर में पुट करके देख लेना सर क्या दिक्कत क्या है। अब इसमें क्या करना है, आप सिंपल सोचो कि निफ्टी आज चल रहा है 19,000 पे, उस टाइम पे चल रहा था 7,000 पे, एग्जाम्पल है ऑब्वियसली। तो 7389 पे अगर निफ्टी अभी है, which would make 7,400 the ATM strike। अगर 7389 है, ठीक है, तो ATM strike माने 7,400। synthetic long would require us to go long on 7,400 call options। The premium for this is 107 and we would short the 7,400 put options at 80। ठीक है, 80 is the premium value। अब ये सेम कॉन्सेप्ट आपको मैं सॉफ्टवेयर में आप देख लो। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या था, एक एटीएम बाई करना है और एक एटीएम सेल करना है, यही ना? एटीएम कॉल बाई करना है और एटीएम पुट सेल करना है। चलो आप लोग मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो सर। एटीएम कॉल बाई करेंगे, क्या रहेगा निफ्टी में आज के हिसाब से बताओ? 19,350 হতে পারে, 400 হতে পারে, মানে এখন পুরো মাঝামাঝি চলছে। কত চলছে এখন? 19,375। 20,375। 400 ধরলেই ভালো হয় তো। ঠিক আছে, হ্যাঁ 400 ধরুন। 400 ধরলে ভালো হয়, চলো 400 ধরলে ভালো হয়। 19,400, 400, আচ্ছা মানে একই মিডিলে আছে, বুঝতে পেরেছি কি বললি। 350 চলবে, 400 চলবে, 350, 400, 350, 400, 350 নিয়ে নি। হ্যাঁ, নিচের দিকে নেওয়াই ভালো। 350 করলাম। अच्छा कॉल बाई করবো তাই তো? कॉल ऑप्शंस बाई करना है सर, है ना? হ্যাঁ স্যার। कॉल ऑप्शंस को बाई करना है, चलो बाई बटन दबाते हैं। ठीक है, और एक पुट को क्या करना है, सेम पुट को सेल करना है, यही बोला ना? হ্যাঁ স্যার। তো তাহলে এক্ষেত্রে আমার মার্কেটে তো ভিউ মানে বুলিশ তবেই তো আমি করবো। এখনো পয়েন্ট অফ ভিউতে আমি যাইনি, পয়েন্ট অফ ভিউতে এখনো যাইনি, ওয়েট
আপনি ফুড সেল করলেন তো তাহলে তো মার্কেট আমার মানে বুলিশ হলে তবেই তো হ্যাঁ অবভিয়াসলি, হ্যাঁ পুট সেল করলে মার্কেট বুলিশ আর কল বাই করলাম বুলিশ, মানে দু ক্ষেত্রেই বুলিশ কনসেপ্টই নেওয়া হয়েছে, তাই তো? হুম, হ্যাঁ হ্যাঁ इन बोथ द केसेस बुलिश कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। एक तरफ पुट सेल हुआ उसमें भी बुलिश कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, और एक तरफ कॉल बाय किया उसमें भी मार्केट बुलिश कॉन्सेप्ट के साथ, है ना? तो ऑब्वियसली ये बुलिश स्ट्रेटेजी के अंदर ही आएगा, नो डाउट। अच्छा, पे ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह में मैं आता हूँ सर, ठीक है? ये करंट, अच्छा यहाँ पर एक्सपायरी कल का है ना, इसको चेंज करेगा 31 अगस्त का, तो फिर से करना पड़ेगा। ये थोड़ा एक्सपायरी चेंज करो तो सर 31 अगस्त कर दो, और 19350 को बाई करो और इसको सेल करो, ठीक है? ये सिचुएशन है। टारगेट अभी मैं कुछ लिया नहीं, अगर जरूरत पड़ेगा तो टारगेट चेंज करेंगे, ठीक है? तो टारगेट चेंज करेंगे तो ये प्रोजेक्टेड प्रॉफिट लॉस सिनेरियो समझ में आएगा। ओके देखो सर, तो हम लोग एग्जांपल्स को भी देखेंगे और साथ साथ में एक स्ट्रेटेजी को डेवलप करने का भी ट्राई करेंगे। अच्छा, एक तरफ और एक चीज देखो, यहाँ पर आपको प्रीमियम वैल्यू भी साइड बाय साइड बता रहा है ना? प्रीमियम वैल्यू कॉल का बता रहा है 114.95 और पुट का बता रहा है 101.25। ये डिफरेंसेस क्यों होता है, ये भी हम लोग बेसिक्स में चर्चा करते हैं कि प्रीमियम क्यों बढ़ता है गिरता है, ठीक है? कभी 22 क्यों है तो कभी 100 क्यों है तो कहीं क्यों, कब कमता है कब ज्यादा होता है, इट्स प्योरली डिमांड सप्लाई কি হয়েছে বলো। প্রিমিয়াম তো তাহলে আউটফ্লো হয়ে গেল। হোক না, আউটফ্লো হোক বা ইনফ্লো হোক, কি এসে যায় তাতে? এখন তুই দেখ, ঝামেলা করিস না, শোন ভালো করে শোন। द प्रीमियम फॉर दिस, अच्छा इसमें देखो सेम कॉन्सेप्ट है, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वही बता रहा है। निफ्टी 7389, तो एटीएम स्ट्राइक है 7400, तो 7400 के लिए प्रीमियम 107 एंड 7400 ये कॉल ऑप्शंस है, सीई माने कॉल ऑप्शंस एंड पीई माने पुट ऑप्शंस। तो कॉल ऑप्शंस आपने कितना लिया, 107 करके लिया, और पुट ऑप्शंस आपने 80 करके सेल किया। नेट कैश आउटफ्लो वुड बी डिफरेंस बिटवीन द टू प्रीमियम्स, तो 107 माइनस 80, तो क्या हुआ, ये नेट क्रेडिट हुआ कि डेबिट हुआ? डेबिट। हाँ सर डेबिट। 107 টাকা পে করছি আর 180 টাকা রিসিভ করছি, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ओके, तो दिस इज द नेट कैश आउटफ्लो, माने अल्टीमेटली 107 आप पे कर रहे हो और 80 रुपीस आप रिसीव करोगे, जब आप सेलर बन रहे हो ना तो रिसीव करोगे, तो अल्टीमेटली नेट डेबिट हो रहा है 27। so let us consider a few market expiry scenario. now 1 week आपके सामने है या 2 weeks आपके सामने है, as per the scenario सर। आप एक हफ्ता का स्ट्रेटेजी लोगे कि 2 हफ्ता का लोगे, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर मार्केट डायरेक्शन, ठीक है? आप मार्केट की तरफ क्या पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर पा रहे हो, इसकी भी डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पर सिनारियो देखते हैं, हमेशा देखते रहते हैं, आप लोग खुद भी अपना सिनारियो डेवलप कर सकते हो। ये तो एजम्पशंस है, ठीक है? ये सिनारियो एजम्पशंस है, रियल लाइफ में सिनारियो क्या होगा ये आप अपने हिसाब से भी अलग से पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब क्या बोलते हैं, डिस्कवर कर सकते हो। मार्केट एक्सपायर 7200, अगर ऐसा होता है जो कि बिलो एटीएम है, हमारा एटीएम क्या लिया हुआ है 7400 एट दी मनी, अगर मार्केट एटीएम से भी नीचे एक्सपायर करता है दैट इज 7200, तो एट 7200 7400 का कॉल ऑप्शंस आपने बाय किया था, तो ये वर्थलेस हो जाएगा ना सर, एंड सो यू वुड लॉस द प्रीमियम पेड, जितना प्रीमियम अपने हम लोग भरेंगे 107 टका करके वो बेकार हो जाएगा। However 7400 पुट ऑप्शन हैव एन इंट्रिंसिक वैल्यू व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड। चलो देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शंस, स्ट्राइक माइनस स्पॉट होता है। अच्छा उल्टा होता है सर, कॉल ऑप्शंस में क्या होता है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट होता है। जब कॉल ऑप्शंस का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट होता है तो उसमें स्ट्राइक माइनस स्पॉट करते हैं, लास्ट क्लास में भी करवाया था। स्पॉट माइनस स्ट्राइक। सॉरी स्पॉट माइनस स्ट्राइक भाई, सॉरी, थैंक यू सर। स्पॉट माइनस स्ट्राइक होता था, बट यहाँ पर जब हम लोग पुट करेंगे तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट करेंगे, ये उल्टा होता है बिकॉज दोनों कॉन्सेप्ट उल्टा है ना। कॉल को जिस तरह से सोचते हैं पुट को ठीक उसके ऑपोजिट तरह से सोचते हैं, इसलिए कैलकुलेशन करने का तरीका में भी थोड़ा सा डिफरेंसेस है। तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट, तो मार्केट में 7400 का स्ट्राइक हमने चूज किया था, ये स्ट्राइक हमने चूज करते हैं। स्ट्राइक मैंने जब हम लोग स्ट्राइकर में हाथ रख के जैसे स्ट्राइकर मारते हैं ना कैरम बोर्ड में, यहाँ पर भी मार्केट में भी हम लोग इसको कैरम बोर्ड बोल सकते हो आप, ठीक है? कि कैरम का स्ट्राइकर हाथ में है तो स्ट्राइकर लेके किस पे हिट कर रहे हो,
तो 7400 में आपने हिट किया। अब आगे मार्केट कहाँ जाएगा, माने जैसे कैरम बोर्ड में जब आप कैरम का स्ट्राइकर को हाथ में मार के कौन से पर्टिकुलर में लगा रहे हो और वो कहाँ जाके खत्म होता है, माने कौन से क्या बोलते हैं उसको होल में जाके गिरता है, कुछ वैसा ही है मार्केट सिनेरियो बने वो होल कि होल में जाके रेड गिरेगा कि 10 गिरेगा कि 20 गिरेगा, व्हाटएवर, माने सादा सादा वाला या काला वाला जो भी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सब गेम कहीं ना कहीं जाके मैच ही कर जाता है। सर आज तो आप गजब कर दिए, कैरम बोर्ड के साथ स्ट्राइकर को मैच करा दिए। सर सोचो तो मैच हो जाएगा, सोच के देखो, मेरे को तो दिख रहा है। अच्छा 7400 में हम लोगों ने स्ट्राइक किया था। अब इसका हिसाब करते हैं स्ट्राइक माइनस स्पॉट, तो 7400 इज द स्ट्राइक। करेंटली होल में कितना आया है, माने सिनेरियो में मार्केट करेंटली कहाँ आया है 7200, ये आपके हाथ में नहीं है। एक बार स्ट्राइकर चला दो तो उसके बाद कौन से होल में आपका मतलब जो क्या बोलते हैं उसको सादा वाला या काला वाला जो भी होता है सर, वो कहाँ गिरेगा वो आपको पता है थोड़ी, एग्जैक्टली यू डोंट नो। कभी अच्छा प्लेयर होता है तो गिरा देता है, खराब प्लेयर होता है तो इधर उधर घूमता रहता है कैरम बोर्ड के अंदर, है ना। तो 7200 में आके मार्केट अभी स्टॉप हुआ है, तो यहाँ पर अपना 200 का इंट्रिंसिक वैल्यू आया है, 200 का पॉजिटिव है, 200 का इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब जब हम लोग प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे तो क्या देखेंगे, सिंस वी आर शॉर्ट इन ऑन दिस पोजीशंस वी वुड लॉस मनी फ्रॉम द प्रीमियम वी हैव रिसीव्ड। तो 80 रुपीज का प्रीमियम रिसीव्ड है और 200 का इंट्रिंसिक है, तो प्रीमियम रिसीव से इंट्रिंसिक को माइनस करना पड़ता है, तो 120 का नेगेटिव आ रहा है। अब टोटल पे ऑफ देखो, 107 आपका ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका था, 107 में आपको कुछ बचेगा नहीं ना सर। स्ट्राइक 7400, सॉरी 7400 आपका कॉल था, है ना, 7400 आपका कॉल था 7200 में, तो इधर तो कुछ बचेगा ही नहीं, जो भी प्रीमियम भरोगे वो सारा चला ही जाएगा। फिर भी इसमें 200 का पॉजिटिव हुआ था, लेकिन इस बार इधर देखो क्या हो गया, अल्टीमेटली 120 नेगेटिव, तो 107 का नेगेटिव और 120 का इधर का लॉस, कुल मिला के 227 का लॉस। यस सर बोलो, किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा था? हेलो रबट्टा पूजा कर लोगी? ऐसा तो अगर मार्केट 7400, आप यहाँ पर दो स्ट्रेटेजी लिए थे, एक कॉल ऑप्शंस को आपने एटीएम कॉल को आपने बाय किया था और एक 7400 पुट ऑप्शंस को एटीएम को ही आपने सेल किया था। अब ऐसे सिनारियो में जब मार्केट 7200 में 1 वीक लेटर एक्सपायर करता है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस सिनारियो क्या होता है, तो एज पर द सिनारियो दिखा जा रहा है सर कि 227 का लॉस है। सर ये तो होना ही था क्योंकि हम तो बुलिश थे, बट मार्केट तो बेरिश हुआ। हेलो, हम तो बुलिश थे सर बट मार्केट तो बियर हुआ, सिंपल बात है ना। यहाँ पर ये जो सिनारियो है, हम बुलिश होंगे तभी हमको पैसा मिलेगा, बियरिश होंगे तो मतलब अगर हम बियरिश है पर मार्केट बियर, सॉरी हम लोग बुलिश है और मार्केट बियर में चला गया तो लॉस ही खाएंगे, इसमें और क्या है, कौन सा रॉकेट साइंस है। तो ये जो 227 का लॉस था प्रीमियम वाला, ये तो होना ही था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, सिनारियो 2 देखते हैं इधर क्या होगा। सिनारियो 2 में इफ द मार्केट एक्सपायर्स एग्जैक्टली 7400, बोथ द ऑप्शंस वुड एक्सपायर वर्थलेस। कैसे, सिंपल है ना, कैलकुलेशन कर लो, 7400 माइनस 7400, कॉल के हिसाब से कर लो। कॉल में कैसे होते हैं, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, और उसमें क्या होता है स्ट्राइक माइनस स्पॉट, दोनों हिसाब कर लो। 7400 कॉल ऑप्शंस में आपका 107 का लॉस, और इधर जो प्रीमियम आपने भरा था वो गेट रिटेन द प्रीमियम फॉर 7400 पुट ऑप्शंस 80, तो नेट पे ऑफ क्या हो जाएगा, नेट पे ऑफ क्या हो जाएगा, 80 कलेक्ट हुआ था, 107 आपने पे किया था, तो 107 और 80 माइनस 27 ना सर, 107 का पॉकेट से चला गया था, 107 का पॉकेट से चला गया था और 80 रुपीज आपने पुट ऑप्शन सेल करके रिसीव किया था, तो अल्टीमेटली आपका 27 का लॉस हो रहा है, माने नेट पे ऑफ हो रहा है।
So no, 27 also happens to be the net cash outflow of the strategy, which is also difference between the two premiums. Very simple. और दोनों का तो कुछ हुआ ही नहीं है ना, जीरो हुआ है, इसीलिए बस जितना प्रीमियम आया और जितना प्रीमियम गया उसके ऊपर हिसाब हुआ। तो अगर मार्केट 7400 में ही एक्सपायर करता है, 7400 में ही अगर मार्केट एक्सपायर करता है 1 वीक लेटर, माने जहां से शुरू हुए थे वहीं पर, तो आपको कुछ मिलेगा क्या? उल्टा प्रीमियम का लॉस झेलना पड़ेगा, उल्टा प्रीमियम का लॉस झेलना पड़ेगा। लेकिन सर अभी ये ब्रेक इवन नहीं है सर, ये लॉस सिनेरियो है। मतलब 7400 में स्टार्ट हुआ था, 7400 में ही खत्म हुआ। आपको लग रहा होगा सर ब्रेक इवन है, नहीं सर, दिस इज नॉट ब्रेक इवन। ब्रेक इवन सिनेरियो शायद ये वाला होगा, देखो 7427 मार्केट आपने 7400 कॉल ऑप्शंस एक तरफ बाई करके और 7400 पुट ऑप्शंस आपने सेल करके आपने स्टार्ट किया था। अब दो, एक तरफ एटीएम बाई, एक तरफ कॉल ऑप्शंस एटीएम बाई, एक तरफ कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शंस एटीएम सेल। अब आगे जाके मार्केट 7427 में एक्सपायर करता है, एक हफ्ता बाद मार्केट बुलिश हुआ सर 27 पॉइंट में, मार्केट बुलिश रहा है 27 पॉइंट्स में। बट इसमें आपका क्या होगा जनाब वेहाली? 7427 इज इंटरेस्टिंग लेवल, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर दिस स्ट्रेटेजी, जहां पर ना तो आप पैसा मतलब गवाओगे, ना तो आप पैसा कमाओगे, ना गवाना है ना तो कमाना है। क्यों? बेसिक हिसाब लगा लो ना सर, इसमें भी हिसाब लगा लो ना सर, इंट्रिंसिक वैल्यू का हिसाब लगा लो। 7000 कॉल ऑप्शंस में क्या होगा? स्पॉट माइनस, मैं थोड़ा सा इधर उधर कर देता हूँ, बोल देना सर, 7427 इज द स्पॉट माइनस 7400 इज द स्ट्राइक, तो 27 का इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन आपने प्रीमियम कितना दिया? जब आपने 7400 कॉल ऑप्शंस बाय किया, प्रीमियम कितना भरा सर? 107। अब क्या होता है हिसाब, क्या होता है? प्रीमियम रिसीव्ड माइनस, सॉरी, इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस प्रीमियम पेड, है ना सर? तो 27 माइनस 107 कितना होता है? 80 होता है क्या लॉस? चेक करके बताओ मुझे। है सर, है सर। 80 लॉस हो रहा है ना? अच्छा, आप पुट ऑप्शंस का भी देख लो, तो ऑप्शन शुड एक्सपायर ओटीएम। अच्छा, 7400 पुट ऑप्शंस आपने लिया था और ये 7427 में चला गया, तो एक्चुअली ये ओटीएम में जाके खत्म हुआ, है ना, आउट ऑफ द मनी में जाके खत्म हुआ। Hence we get to retain the entire premium of 80। ये पूरा का पूरा प्रीमियम मेरा रहेगा क्योंकि ये ओटीएम में जाके खत्म हुआ 7400 से 7427 में, तभी तो आप सेलर बने थे। तो 80 आप रिटर्न कर सकते हो। तो ऑन वन हैंड वी मेक 80 एंड अदर हैंड वी लॉस 80। तो एक तरफ आप 80 कमाओगे, दूसरी तरफ आप 80 गवाओगे। तो अल्टीमेटली 7427 इज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर दिस स्ट्रेटेजी। लेकिन इसके लिए थोड़ी ना आए थे कि ब्रेक इवन पॉइंट होगा तो मैं बच जाऊंगा, बचने के लिए थोड़ी आते हैं सर। हाँ, लास्ट में अगर लॉस से कोई बच जाता है, सेव हो जाता है लॉस, तो वो बोलते हैं चलो भाई इस बार बच गए। लेकिन द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट सर, ऑब्वियसली ब्रेक इवन में थोड़ा मन को शांति मिलता है कि मेरा पैसा गया नहीं। हाँ, थोड़ा सा चार्जेस वगैरह तो लग जाता है, लेकिन फिर भी वो मतलब वो सह लेते हैं लोग। लेकिन जब भयंकर लॉस हो जाता है वो लोगों को सहन नहीं होता। नाउ कम्स द बिगर पिक्चर, जिसके लिए आप एक्चुअली स्ट्रेटेजी में आना चाहते थे, बुलिश स्ट्रेटेजी। मार्केट एक्सपायर कर रहे हैं 7600 में एटीएम के ऊपर, तभी तो आए थे। एक कॉल बाई करना, एक पुट सेल करना। At 7600, the 7400 call options would have an intrinsic value of 200. Very simple ना? कॉल ऑप्शंस का हिसाब लगाओ, 7600 माइनस 7400, तो इंट्रिंसिक कितना हो गया? 200। प्रीमियम कितना था? 107। तो इधर आपका पॉजिटिव कितना हो गया? 93। अच्छा, इसका भी देख लो, 7400 पुट ऑप्शंस का भी देख लो, ये वर्थलेस हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपने प्रीमियम कितना रिसीव करके रखा था? 80, है ना? तो
क्योंकि 7400 पुट ऑप्शंस, 7400 आपका स्ट्राइक था और 7400 करेंटली एक्सपायर हुआ है, तो आप स्ट्राइक माइनस स्पॉट करो, 7400 माइनस 7600 नेगेटिव आ रहा है ना सर, बट नेगेटिव तो नहीं हो सकता, जीरो, तो जितना प्रीमियम मिला था वो तो रहेगा, जितना प्रीमियम मिला था वो तो रहेगा, तो टोटल पे ऑफ क्या हो जाएगा, इधर 93 मिलेगा और इधर प्रीमियम जो मिला था वो भी मिलेगा, इधर 93 भी मिलेगा और इधर जो प्रीमियम मिला था वो भी मिलेगा, कुल मिला के 173 का प्रॉफिट, कुल मिला के 173 का प्रॉफिट। सर एक्चुअली इसी पर्पस में आप आए थे स्ट्रेटेजी में, आप इस स्ट्रेटेजी में क्यों आए थे, दोनों बुलिश कॉन्सेप्ट था कि मार्केट ग्रो करेगा तो मेरे को पैसा मिलेगा। जैसे अगर आज कोई मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट में ट्रेड लेता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, तो वो तभी ये स्ट्रेटेजी बनाएगा जब मार्केट पॉजिटिव मूव करेगा, है ना। यहाँ पर टारगेट को थोड़ा चेंज करो, 19,483 कितना पॉइंट में मूव किया सर, 386, 100 पॉइंट में मूव किया, 100 पॉइंट में मूव किया मैंने, कि अगर 1 वीक में निफ्टी फ्रॉम 19386 से 19483 में जाए तो जाके आपको फायदा होगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, मैं तो बस रैंडमली लिया, आप अपने हिसाब से कितना मैक्सिमम टारगेट हो सकता है आप इसको फिक्स भी कर सकते हो, लेकिन एक बात से बुलिश होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बुलिश होना पड़ेगा, बस ब्रेक इवन क्रॉस कर जाओ एनफ है तो भी पैसा मिलेगा आपको, ब्रेक इवन क्रॉस कर जाए तो भी पैसा मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पर ब्रेक इवन टारगेट क्या बोला है, 19368, ये लोअर ब्रेक इवन है, ये आई थिंक लोअर ब्रेक इवन है, 368 31 अगस्त, करंट प्राइस 19383, निफ्टी टारगेट 19483। अब एक बार चेक करके देखना सर घर पे ऑफ टेबल में जाओ, चलो इधर भी देखते हैं, 483, 19400, इसमें भी आपको प्रॉफिट है, 19350 में आपका लॉस है, हाँ मैंने बीच में रहेगा, बीच में ब्रेक इवन रहेगा, 50 और 400 के बीच में ही ब्रेक इवन रहेगा, आप देख लेना किसमें ब्रेक इवन हो रहा है, ठीक है, बाकी आप चेक कर लो सर, कि जिधर जितना बुलिश होता जाएगा आपको 23 अगस्त माने, ठीक है, ये टारगेट डेट आज का लिया गया है, आप इसको चेंज करके जैसे 24 अगस्त कल का टारगेट लोगे तो भी उसके हिसाब से बता रहे हैं, आप टारगेट डेट को चेंज कर लो, ठीक है, ये यहाँ पर 1 डे टू एक्सपायरी है, आप इसको चेंज करके ये रीसेट हो सकता है, ठीक है, आप इसको चेंज करके 23 ना 24 अगस्त, अच्छा 24 लास्ट दिखा रहा है यहाँ पर, आप चेंज करके एक बार ट्राई करना सर, अब देखना आपको यहाँ पर 31 अगस्त का भी टारगेट करोगे तो आपको चेंज दिखेगा, ठीक है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, मेन पॉइंट बहुत सिंपल है कि आपका बुलिश मूव होना चाहिए, और अगर मार्केट बुलिश होता है, थोड़ा सा बुलिश में ब्रेक इवन में पहुंचोगे शायद हल्का सा, जैसे यहाँ पर 427 में जब मार्केट गया आप ब्रेक इवन में रह गए, लेकिन मार्केट जब एकदम प्रॉपरली बुलिश हुआ, आप देखो सर दोनों एंगल से आपने कमाया, कॉल में भी कमाया, पोर्ट में भी कमाया, अच्छा है, अच्छा स्ट्रेटेजी है सर। तो विद द 4 सिनेरियोस वी कैन कंक्लूड दैट, हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेटेजी मेक्स मनी व्हाइल द मार्केट मूव्स हायर एंड लॉसेस मनी व्हाइल द मार्केट गोज लोअर, इसी को बोलते हैं लीनियर, बढ़ेगा तो पाएंगे, कमेगा तो जाएगा, सिमिलर टू फ्यूचर्स, एग्जैक्टली ये सिचुएशंस फ्यूचर में होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना सर, फ्यूचर मार्केट, उसमें मार्केट बढ़ेगा तो मिलता है, कम हो जाएगा तो लॉस होता है। However, this still does not necessarily mean that payoff is similar to that of future. थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। To establish the synthetic long payoff behave similar to future, we need to evaluate the payoff strategy with reference to break-even point. Let's say 200 point above and below the break-even point. If the payoff is identical, then clearly there is a linearity in the payoff similar to future. So let's figure out this. We know the break-even point for this is, हम लोग जो strategy अभी example के हिसाब से देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल को फॉलो करो तो आपको दिख रहा है ना सर, आपने स्ट्राइक कितने में किया, आपका स्ट्राइकर क्या था
7,400 कॉल एंड 7,400 पुट, दोनों में ही बुलिश था। पुट में आपने सेल किया, कॉल में आपने बाय किया। लेकिन यहाँ पर मैं बस हिसाब लगा रहा हूँ कि 7,400 मेरा एटीएम स्ट्राइक था, उसमें 27 अगर आपका हो रहा था तो उसमें आपका ब्रेक इवन हो रहा था। डिफरेंस बिटवीन द प्रीमियम्स है ना, ये 27 जो था ये डिफरेंस बिटवीन द प्रीमियम्स हो रहा था। तो 7427 द पे ऑफ अराउंड दिस पॉइंट शुड बी सिमेट्रिक। ठीक है, वी विल कंसीडर 7427 प्लस 200। पॉइंट बी नोटेड सर, जितना आपका ब्रेक इवन है उसके ऊपर और 200 पॉइंट ऐड करो, तो मार्केट 7627 में अगर जाता है एंड 7427 से 200 पॉइंट लेस करो तो 7227 आता है। नाउ एट 7627 आप इसको अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, ये 200 कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप 100 पॉइंट ऐड करके भी देख सकते हो। At 7627 the 7400 would have an intrinsic value of 227, hence we get to make 227 minus 107। ये तो समझ में आ गया। कॉल ऑप्शंस में, कॉल ऑप्शंस में अगर 627 होता है तो 7627 माइनस 7400, तो आप इधर 227 का इंट्रिंसिक वैल्यू लेते हो और यहाँ से आप 107 का प्रीमियम पे करते हो, तो आपको इधर 120 का प्रॉफिट होता है। 7400 के पुट ऑप्शंस के केस में आपको 7400 माइनस 76,200 नेगेटिव होता है तो 0, तो प्रीमियम जो आपने कलेक्ट किया वो आप रिसीव करते हो, तो यहाँ पर आपको 120 प्लस 80 करके 200 का प्रॉफिट होता है। तो आपने देखा सर 200 पॉइंट का मूव हुआ तो आपका पे ऑफ भी 200 हुआ, इसीलिए इसको लीनियर बताया जाए, सिमेट्रिक है। 200 पॉइंट का इधर मूवमेंट है, या तो 200 प्लस या तो 200 माइनस। ठीक है, 200 प्लस 200 माइनस, आप इधर क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो पे ऑफ में 200, लपट्टा बोझा गया लो, ये पॉजिटिव हालत में। लेकिन अगर मार्केट गिर जाता है, ये अगर मार्केट बढ़ा तो ऐसा होगा। ठीक है, यानी 7,400 से अगर 7,627 प्लस होता है तो ये सिचुएशंस होगा। लेकिन अगर मार्केट 200 पॉइंट में गिर जाए तो 7427 से 200 पॉइंट में माइनस हो जाए तो मार्केट 7227 में चला जाएगा, तो मार्केट गिरेगा ऑब्वियसली, दिस इज नॉट योर एक्सपेक्टेशंस। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप लॉस खाओगे। आप यहाँ पर सिमिलर चेक करो, 200 पॉइंट का लॉस खा जाओगे। तो मार्केट जितना पॉइंट में मूव कर रहा है आप उतना कमा रहे हो। इसलिए स्टार्टिंग में बोला था ना सर, 10 पॉइंट मूव करेगा तो 10 कमाओगे, 10% गिरेगा तो 10% लॉस करोगे। वही चीज हुआ है सर, 200 पॉइंट में मूव करेगा तो 200 कमाओगे, 200% गिरेगा तो 200 लॉस करोगे। समझ में आया इसको लीनियर क्यों बोला गया था? जो फ्यूचर मार्केट में भी इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखा जाता है, वही वाला स्ट्रेटेजी इस ऑप्शन स्ट्रेटेजी के अंदर आपको देखने को मिला। इसको there is a payoff symmetry around the break even, and for these reasons synthetic long mimics the payoff of the long future instrument। जब कोई फ्यूचर मार्केट में लॉन्ग जाता है, लॉन्ग माने बाई करता है और फिर बाद में सेल करता है, उसमें फ्यूचर मार्केट में जिस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये वाला जो स्ट्रेटेजी है ना सिंथेटिक लॉन्ग वाला, इसमें सिमिलर स्ट्रेटेजी देखने को मिलता है। बाकी आप पे ऑफ स्ट्रक्चर चेक करो। 7,400 में लॉस, 7,300 में भी लॉस, 200 में लॉस, मतलब जितना मार्केट नीचे गया उतना लॉस खा गए सर, अनलिमिटेड। और जितना मार्केट पॉजिटिव रहा अनलिमिटेड प्रॉफिट भी कर लिया आपने। इधर बढ़ गया तो प्रॉफिट, इधर घट गया तो लॉस, इसलिए इसको लीनियर हिसाब से बताया गया। और सिंथेटिक लॉन्ग मिमिक्स द पे ऑफ द फ्यूचर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट भी बताया गया। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है सर? ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে কি? हाँ सर। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज्यादा लोड मत लो। हम लोग ना जरूरत से ज्यादा लोड ले लेते हैं, कीप इट सिंपल। बाकी पूरा खेल डिपेंड करता है आपका डायरेक्शनल मूवमेंट पे। स्ट्रेटेजी तब काम करता है ना जब आपका ऑब्जेक्टिव सही हो। हम लोग लाइफ में पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि पहले स्ट्रेटेजी बनाते हैं? प्लीज टेल मी। ऑब्जेक्टिव आगे सेट करो। पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं फिर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अगर आप पहले स्ट्रेटेजी बनाओगे और बाद में ऑब्जेक्टिव सेट करोगे तो थोड़ी ना काम बनता है सर, कभी नहीं बन पाएगा। यानी स्ट्रेटेजी बनाने से ही नहीं होगा,
पहले ऑब्जेक्टिव तो सेट करो। एग्जैक्टली लाइफ थ्योरी है, एग्जैक्टली लाइफ थ्योरी है। फर्स्ट सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट और सेट योर ऑब्जेक्ट, देन डू स्ट्रेटेजी। सर अगर ऑब्जेक्टिव गलत निकला तो स्ट्रेटेजी भी गलत हो जाएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव सही है तो स्ट्रेटेजी भी सही होगा। ये कहना आसान है, बोलना बहुत इजी है, बट रियल में इसको अप्लाई करना या रियल लाइफ में इस चीज को एक्सपीरियंस करना वक्त का बात है सर। समय बात करता है जिंदगी में। हर एक इंसान अपना अपना एक्सपीरियंस खुद ही पाता है सर। एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट टीचर, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, ये तो बड़े बड़े मुनि ऋषि ने बोल के गया है। गीता का ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, स्वामी विवेकानंद जी के मुंह से मैंने थोड़ा बहुत उनके किताब से पढ़ा। ठीक है, एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट टीचर। तो पॉइंट इज दैट कि आप एक्सपीरियंस करते करते बहुत कुछ सीखोगे। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपीरियंस गलत चीजों का करोगे। सही ऑब्जेक्टिव में कोशिश करते चलो, एक ना एक दिन आप उस ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल हो जाओगे। मे बी टाइम लगेगा, ना भी लग सकता है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्मार्टनेस। लेकिन सर सीखना तो पड़ता है। कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं तो एकदम पैदा स्मार्ट हूँ, तो चलेगा सर। पूर्व जन्म का कर्म अच्छा होगा तो शायद पैदा से स्मार्टनेस आ जाता है, मैंने जन्म के बाद ही स्मार्ट हो गए। और कुछ लोग होते हैं कि रगड़ रगड़ के स्मार्ट होते हैं। शायद शायद मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि पहला जन्म होता है कि नहीं होता, बट ऐसा ऐसा जब मैं देखता हूँ कि जिस तरह से कंपनी चलता है, कंपनी मतलब इसी तरह से एक्चुअली ना, अकाउंट्स में जो बैलेंस शीट होते हैं ना, अकाउंट्स में जब बैलेंस शीट करते हैं तो बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं कि एक होता है प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट और एक होता है करंट ईयर बैलेंस शीट। और प्रीवियस ईयर में आपको और भी पिछला 4-5 साल का दिखता है। तो एग्जैक्टली मैं कभी इस तरह का ये पूरा पहला जन्म, पूर्व जन्म, ये सब चीजों में ना मैं इतना समझ नहीं पाता था, बिलीव नहीं करता था। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं नास्तिक तो नहीं हूँ, ठीक है, बट मुझे समझ में नहीं आता था कि होता है नहीं होता है। लोग बोलता है होगा, लेकिन आजकल ना मेरे को ना एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि मैं ना, जैसे बिजनेस का होता है ना लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, तो लाइफ का क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जब कोई साधु संत या मुनि ऋषि बोलते हैं कि आपका पूरा पहले जन्म का कर्म खराब है, इसका इफेक्ट आपको इस जन्म में मिल रहा है, इसमें लॉजिक तो है, पूरा है सर, फुल लॉजिक है। क्योंकि सेम चीज तो बिजनेस में भी इफेक्ट करता है। बिजनेस का अकाउंट्स अगर लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस अच्छा है तो कंपनी नेक्स्ट ईयर में एंजॉय करता है कि नहीं करता? सपोज कोई कंपनी, सर मेरे बात को गलत तरीके से मत लेना, मैं कोई साधु संत वाला बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना लॉजिक दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप अपने अपने एक्सपीरियंस में जो देखोगे वही अच्छा है, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। अगर प्रीवियस ईयर 21-22 में कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है, तो जस्ट टेल मी करेंट ईयर में 22-23 में कंपनी उसको एंजॉय करेगा, ये सर नो? सर इसी को बोलते हैं ना। तो फिर बात सेम हुआ ना सर। अगर आप लास्ट ईयर मतलब अगले जन्म में अगर आपका कर्म अच्छा है तो इस जन्म के स्टार्टिंग में आपको बहुत सारा सुविधा मिलेगा। लेकिन अगर करंट ईयर परफॉर्मेंस सपोज 22-23 का परफॉर्मेंस कंपनी का खराब रहता है, तो उसका इफेक्ट 22-23 के एंड पे भी पड़ सकता है, 23-24 में भी पड़ सकता है, या फिर अपकमिंग ईयर्स में भी पड़ सकता है। यानी अगर आप करंट लाइफ में गलत करोगे, उसका इफेक्ट आपको करंट लाइफ में भी मिलेगा और अगले लाइफ में भी शायद मिलेगा। लॉजिक पूरा मैच कर जाता है, इसलिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ, ठीक है। तो साधु संत तो बहुत कुछ देख पाते हैं ना सर, तो शायद वो लोग, हम लोग तो सिर्फ एक कंपनी के अकाउंट्स को लेके पड़ा रहते हैं, वो लोग तो पूरा इंसान का कर्मिक वर्ल्ड बता सकता है। चलो ठीक है, मैं ये सब लोगों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ सर, कुछ गलत लोग होते हैं। ओरिजिनल संत जो होते हैं ना, वो पैसा का बात नहीं करता है, ठीक है। ये जैसे कुछ होते हैं ना, ये अंगूठी पहन लो, ठीक है, इस अंगूठी का ये दाम है, ठीक है, बेसिकली अंगूठी बेचना है, वो उस लोगों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। रियल साधु संत जो खाना भी लोगों से मांगता नहीं है, जो सच में त्रिकालदर्शी होते हैं, ओनली दे कैन से
बाकी कुछ लोग तो सर कुछ पढ़ा लिखा किया है, उसको लोगों को बेचता है क्योंकि लोग डरता है, और फिर अंगूठी बेच देता है, ठीक है, ये पहनो वो पहनो, अपना बिजनेस बना लेता है। वो छोड़ो सर, वो बिजनेसमैन है वो एक्चुअली। प्लीज, लिफ्टिंग द भेल, पर्दा उठाओ, समझ जाओगे। ओरिजिनल साधु संत, अगर किसी चीज का खराब देखते हो तो उसका अच्छाई भी है सर। अच्छा चलो सर, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं कहना ये चाह रहा था, आप हो सकता है कि सारा स्ट्रेटेजी एक साथ यूज करके मे बी स्टार्टिंग में सक्सेस ना रहे, बट धीरे धीरे देखना आपको सक्सेस मिलेगा। इट्स ऑल डिपेंड कि आप मेहनत कितना कर रहे हो। तो ये था सिंथेटिक लॉन्ग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, सिंथेटिक लॉन्ग का कॉन्सेप्ट। ये चार्ट भी समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। इवन सेंसिबल में भी चार्ट कुछ इसी तरह का डिजाइन दे रहा था। पीएल टेबल भी देख सकते हो, स्ट्रेटेजी चार्ट नहीं सॉरी पे ऑफ चार्ट, सिमिलर चार्ट पैटर्न दिख रहा है, सिमिलर चार्ट पैटर्न दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको इसी तरह से दिखेगा। पर सर देखो, सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से बताता है, आप इसको ना अपना एनालिसिस यूज कर लेना। सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा आपको, सॉफ्टवेयर आपका नैया नहीं पार करता है, आपका नैया आप ही पार करोगे। सॉफ्टवेयर आपको हेल्पिंग हैंड करेगा, ठीक है। ओ माझी रे अपना किनारा, ठीक है, समझ रहे हो, माझी है आपको पार करेगा, बट साहस तो होना चाहिए गंगा पार करने का। कोई अगर बीच गंगा में बोलेगा नहीं नहीं हमको यहीं पर उतारो, तो माझी क्या करेगा, डूबे, वो बोलेगा डूबो फिर अगर आपको इतना डर लगता है तो। सर ये हो गया सिंथेटिक कॉल पे ऑफ। ध्यान से इसको फिर से एक बार रीड करना, होमवर्क दे रहा हूं सर। इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर करंट मार्केट के बेसिस में सॉफ्टवेयर यूज करके आप पे ऑफ चार्ट टारगेट फिक्स करके जो भी आप करोगे उसके ऊपर आप एक चार्ट बनाओ अपना अपना। सबका टारगेट अलग होने से अच्छा रहेगा, तो आप एक टारगेट करो, टारगेट के हिसाब से आप स्ट्रक्चर बनाओ, देखो क्या हो रहा है। पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, जो भी हिसाब होगा आप देखो कितना सक्सेस हो रहा है आपका, प्रेडिक्शन कितना मैच कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेट करो, उसके बाद ही आपका स्ट्रेटेजी फुलफिल हो पाएगा, ठीक है। तो देखो सर कैसे हो रहा है, इंडिविजुअल स्टॉक में करो, निफ्टी में करो, जो मर्जी करो, बैंक निफ्टी में करो, वॉट एवर यू लाइक, बट करके दिखाओ सर, और उसको ग्रुप में शेयर करो, ठीक है। आप लोग ग्रुप में आजकल एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बड़ा डिस्कस कर रहे हो, है ना। कोई कोई तो मैं देखता हूँ कि एक ही दिन में उठ के देखा कि 80+ मैसेजेस है। मैं बोला कि सारा दिन इसमें क्या चल रहा है, फिर देखा कि पहले मुझे लगा कि गॉसिप चल रहा है, फिर मैं सोचा कि डांटूंगा कि गॉसिप मत करो यहाँ पर, फिर पता चला कि गॉसिप नहीं है, नहीं किसी ने लिखा था कि उसका एक्स ऐसा कुछ एक्स के बारे में बात कर रहा था, मैंने गर्लफ्रेंड बो इस तरह का कुछ, मैंने क्या कर रहे हैं ये लोग, पागल हो गया। फिर मैं थोड़ा पीछे गया तो फिर पता चला कि कुछ क्वेश्चन का डीलिंग चल रहा था मैं सोचा कि तुम लोग गॉसिप शुरू चालू कर दिए। नहीं सर, आप लोग पढ़ाई करते हो, मैं समझ गया। गॉसिप मत करना ग्रुप में, काम का बात करना, ओके। क्या हुआ सर, गुस्सा हो गया आप लोग? আরে না না স্যার, সেদিনকে আমি আর নন্দন দুজনে মিলে আলোচনা করছিলাম। না না ঠিক আছে, আমি প্রথমটা আমি ভেবেছি কি করছে এরা, বউ এক্স গার্লফ্রেন্ড কি সব কথা বলছে, হ্যাঁ তারপর দেখছি কি না না এ তো পড়াশোনারই কথা হচ্ছে। ঠিক আছে, নো ইস্যু এক্সাম্পল দিচ্ছিলি তুই আমি প্রথমটাই বুঝতে পারিনি এক চটকাতে। ঠিক আছে, পড়াশোনা রিলেটেড কথা বল, स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करो सर, स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करो, एटलीस्ट जो क्लास में हो जा रहा है उसको। अच्छा अब आर्बिट्रेज समझते हैं, हाँ सर आर्बिट्रेज समझ लेते हैं। आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट क्या है सर? आर्बिट्रेज समझाने के लिए आपको फिश मार्केट का कुछ एग्जांपल यहाँ पर बताया जा रहा है। सुनो सर, फिश मार्केट का एग्जांपल, फिर बीएससी एनएससी में आर्बिट्रेज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आर्बिट्रेज, सब बताएंगे धीरे धीरे। अच्छा आर्बिट्रेज के बारे में ऑलरेडी फ्यूचर क्लास में ना एक बार मैंने बताया था, कोई बात नहीं सर। इन इजी वर्ड्स, आर्बिट्रेज इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय गुड्स और एसेट्स इन ए चीपर मार्केट इन सिंपल एंड सेल द सेम इन एक्सपेंसिव मार्केट। माने बड़ा बाजार से सस्ता प्रोडक्ट बोलते हैं ना सर। सपोज किसी कोई साड़ी डीलर है, ठीक है, जैसे बड़ा बाजार साड़ी के लिए बड़ा फेमस है सर, ऑल ओवर दी ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। चाहे किसी भी घराने का साड़ी हो, बंगाली टाइप्स,
बिहारी टाइप्स, मारवाड़ी टाइप्स, असमीज टाइप्स, हर तरह का साड़ी बड़ा बाजार में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो साड़ी डीलर क्या करते हैं, बड़ा बाजार मार्केट से साड़ी उठाते हैं और फिर उसको अपने लोकल मार्केट में जाके बेचता है, जो बैलेंस होते हैं वो कमाते हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल बेसिक बिजनेस आइडिया। दिस इज आर्बिट्रेज ऑल्सो। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग सेम प्रोडक्ट को या सेम एसेट को चीप मार्केट में बाई करो और एक्सपेंसिव मार्केट में सेल करो एंड पॉकेट द डिफरेंस इन प्राइस। सर ये तो ट्रेडिंग हो गया। हाँ सर, ट्रेडिंग ही है। इफ एग्जीक्यूटेड वेल, आर्बिट्रेज ट्रेड्स आर ऑलमोस्ट रिस्क फ्री। अगर आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हो तो ये रिस्क फ्री है। लेट मी अटेम्प्ट टू गिव यू सिंपल एग्जांपल ऑफ आर्बिट्रेज। अज्यूम आप एक कोस्टल सिटी में रहते हो। कोस्टल सिटी मैंने लाइक दीघा। ऐसे दीघा सिटी नहीं है, टाउन है, लेकिन दीघा में फिश बहुत मिलता है ना। Assume you live by a coastal city with abundant supply of fresh sea fish. Hence, the rate at which fish is sold in your city is very low. दीघा में obviously fish सस्ता मिलेगा। Let's say ₹100 per kg। ऐसे दीघा से भी सस्ता आई थिंक बॉक्खाली में मिलता है। बॉक्खाली में आई थिंक, क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? স্যার আমরা গেছিলাম, আমি আর অরিত গেছিলাম বকখালি। বকখালি, বকখালিতে মাছ বেশি সস্তা না? হ্যাঁ মানে প্রচন্ড কি মানে হ্যাঁ মানে বেশি ওয়েটে কিনলে সস্তা, আর আপনি যদি নর্মাল বীজ থেকে কিনে ওদের জিনিস ওদেরকে দিয়ে বানান তাহলে অনেক দাম। और 100 সেটা টাকা তো ওটা টুরিস্ট চার্জ। ওটা ওটা বাড়ির মতো ভাবিস না, ওটা টুরিস্ট চার্জ। বাট বিজনেসের পারপাসে ভাব এখানে, ওটা তো টুরিস্ট চার্জ। টুরিস্টদের থেকে এমনি বকখালিতে লোক যায় না, একটু গেলে ওদের একটু রোজগার হয়। বকখালিতে টুরিস্টের অবস্থা ভালো না। ওরা একটু চায় একটু টুরিস্ট হোক। আগের থেকে শুনেছি বেড়েছে ব্রিজটা হওয়ার পর, তবে এখন অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করা নেই। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ না হলে কি করে যাবে? ব্রিজটা করার পর তো আইল্যান্ডটা তো সেই লেভেলে বানিয়ে দিয়েছে, দারুণ। ভালো করেছে এখন মানে আইল্যান্ডটা। হ্যাঁ দারুণ বানিয়েছে, সেই আইল্যান্ডটা আর নেই। নেচার আছে, মানে যেই নেচারটা তুমি পুরীতেও পাবে না আর দীঘাতেও পাবে না, হ্যাঁ একমাত্র সে তো আমি জানি। হ্যাঁ, বকখালি Nature নেচার খুব ভালো। হ্যাঁ নেচার ভালো, খুবই সুন্দর পাবে, nature। আর আইল্যান্ডও পাবে, সমুদ্রও পাবে, তিনটেই। কিন্তু সমুদ্রে ঢেউ নেই না, তো ওটার জন্য ওখানে একটু প্রবলেম। তো দাদা ঢেউ নেই, আমি তো আমরা মারা যখন কাজ করেছি। খালি দেখে নিতে হবে, একটা ওয়েবসাইট আছে, ওয়েবসাইটটাতে দেখে নিতে হবে যে কখন জোয়ার আসছে কখন ভাটা হচ্ছে। ওই তো আমরা বর্ষাকালে যেতে হবে। আমরা বর্ষাকালে না, আমি তো গেছিলাম এই ঈদের সময় গেছিলাম, 3 দিন আচ্ছা, ধরে 4 দিন ধরে চান করেছি, খুব প্রচন্ড ঢেউ ঢেউ। খুব ঢেউ পেয়েছিস? মানে বাহ, দীঘার মতনই ধরে নাও ঢেউ আছে। এই বাবা। আর কেউ চলো, বিশ্বাসই করবে না, এরকম ভাববে আমি মিথ্যে কথা বলছি, কিন্তু মারাত্মক ঢেউ ছিল দাদা। মানে পুরীর দারুণ। ঢেউ পুরীর ঢেউ তো মানে আলাদাই। না পুরীর সাথে তুলনা করিস না, পুরীর ঢেউয়ের আলাদাই একটা ইয়ে দীঘার আছে। মতনটা পুরো, দীঘার মতনই ঢেউ পুরো, দারুণ ঢেউ ছিল। দীঘার পাশে একটা জায়গা আছে, কি জায়গাটার নাম, উদয়পুর বলে। উদয়পুরের হ্যাঁ বিচের ঢেউটা খুব সুন্দর আর বিচটাও ভালো, কিন্তু বাজে কাজ হয় শুধু, মানে পুরো নোংরা করে জায়গা রেখেছে। যত মানে ইল্লিগাল কাজের জায়গা, জঘন্য করেছে। জায়গাটা সুন্দর কিন্তু মানে লোকজন একদম বাজে করে রেখেছে। দেখতে সুন্দর, মানে দেখতে ইউজেবল না। সুন্দর, হ্যাঁ ইউজেবল না। ভদ্র মানুষ যেতে পারবে না। আচ্ছা যত বকখালিতে, আমি এটা বললাম বকখালির দিকে মাছের দাম এমনিই কম। মানে যদি আমাদের এখানে যে মাছের ব্যবসা করে, মাছের আড়ত আছে, তা তো বকখালিতে একবার ডিল করে এসছে, যেমন ওখান থেকে গাড়ি আছে ওখানে মাছ দিতে। ওখানে ওখানে তো বেনফিশের এও আছে, বেনফিশের একটা এ আছে না, বেনফিশিয়ার বড় আছে। বেনফিশের একটা এ আছে। বকখালিতে তো হেনরি আইল্যান্ডটা তো সেই লেভেলে। হ্যাঁ, আর চল হয়েছে, ঘোরা হয়ে গেছে, চল আরবিট্রেজ। মানে শুধু গল্প শুরু করলে হলো। सपोज यू लिव इन ए कोस्टल सिटी যেখানে সস্তায় মাছ পাওয়া যায়, ঠিক है, जहाँ पे सस्ता में मिलता है, लेट्स से 100 पर केजी। नेबरिंग सिटी व्हिच इज 125 किलोमीटर अवे लाइक कोलकाता, चलो ठीक है, कोलकाता ऐसे 150 मोर है दीघा से, 180 किलोमीटर मोस्ट प्रोबेबली। तो 125 kilometer away has a huge demand for the same fresh sea fish. However, in this neighboring city, the same fish is sold at 150 per kg. तो 100 का मछली जो दीघा में मिलता है वही कोलकाता में 150 टका पेजी में मिलता है। एग्जाम्पल, हाँ इससे भी ज्यादा हो जाता है, बट पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जैक्टली यही चीज आर्बिट्रेज में होता है।
given this, if you manage to buy the fish from your city at rupees 100, money from Digha, and manage to sell the same in neighboring city, that is in Kolkata, then in this process you clearly get the pocket the price of difference of 50. Maybe you will have to account for the transportation and other logistic, उसका हिसाब कर लेना चाहिए सर, है ना? And instead of rupees 50, you will keep 30 per kg. माने जो 1 kg माछ पे आपका कितना भाड़ा लगता है ये कॉस्टिंग कर लो, पर केजी में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबरिंग कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट हिसाब करके देख लो कि एग्जैक्टली कितना पर केजी में आप कमा सकते हो। तो आप अगर हिसाब करके देखते हो कि पर केजी में 30 रुपीज आपको मिल रहा है, फिर भी अच्छा है, स्टिल ब्यूटीफुल, एंड दिस इज अ टिपिकल आर्बिट्रेज इन फिश मार्केट। ये टिपिकल फिश मार्केट का आर्बिट्रेज है, इसी को सिंपल तरीके से आर्बिट्रेज कहते हैं। बट यही बात जब स्टॉक मार्केट में होता है तो ऑब्वियसली सिचुएशंस में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। इट लुक्स परफेक्ट, थिंक अबाउट इट, इफ यू कैन डू दिस एवरी डे, सपोज अब यही काम रोज करते हो, that is buy fish from your city at rupees 100 and sell the neighboring city at 150, adjust rupees 20 towards expense, and then 30 per kg is guaranteed risk free profit, ekdam guaranteed profit. This is indeed risk free, provides nothing changes, but if things changes so will your profitability. Let me few things that could change. क्या क्या change हो सकता है? Suppose no fish, assume one day you go to the market to buy fish at rupees 100, you realize there is no fish in the market. बहुत सारा रीजन हो सकता है, समुद्र में बहुत ज्यादा ये तूफान आया है, तो जो सर क्या बोलते हैं उनको, फिशरमैन हैं, फिशरमैन फिशिंग के लिए नहीं जा पाए, तो ऑब्वियस बात है कि मार्केट में फिश का सप्लाई में इफेक्ट पड़ेगा, तो नो डाउट आपको फिश नहीं मिलेगा, देन यू हैव नो अपॉर्चुनिटी टू मेक ₹30, है ना? बट ये रेयर केसेस है, नो बायर। एक दिन आप मार्केट में गए, देखे कि कोई बायर ही नहीं है, यू बाय द फिश एट रुपीज 100 एंड गो टू द नेबरिंग टाउन to sell the same at 150, and but you realize that there are no buyers, you are left holding a bag full dead fish literally worthless, आपका पैसा गया, है ना? और फिश तो आप कितना दिन रख पाओगे, ऐसे इतना दूर से लेके गए, अब डेड फिश कौन लेगा सर इतना ज्यादा, और खराब भी हो जाता है। अच्छा, बैड बार्गेनिंग, ठीक है, द एंटायर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी हिंजेस अपॉन द फैक्ट दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एग्जीक्यूशन रिस्क। You can always bargain to buy at rupees 100 and sell at 150. What if on bad day you happen to at 110 and sell 140? Suppose एक दिन खराब गया, आप बार्गेन नहीं कर पाए, 110 में बाई किया, 140 में बेचा, you still have to pay 20 for transport. इसका मतलब 30 रुपीज छोड़ो, हार्डली 10% पॉकेट में गया। एंड अगर ये कंटिन्यू होता रहा, then the arbitrage opportunity would become less attractive and you may not want to do this at all. आप आगे करना पसंद नहीं करोगे। 10% के लिए इतना मेहनत कौन करेगा, 10 रुपीज के लिए इतना मेहनत कौन करेगा? और हो सकता है कि 10% भी ना रहे, क्योंकि इधर उधर का कुछ ना कुछ खर्चा रह जाता है। कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। सर ध्यान से बात को समझना, सेम प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट में भी होता है। This is another crucial factor for profitability of the arbitrage trades. Imagine if the cost of transportation increases from 20 to 30, clearly arbitrage opportunity starts looking less attractive. अगर ट्रांसपोर्टेशन, तेल का दाम बढ़ जाए, है ना, हम लोग मोदी जी को गाली देना चालू कर देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि देखो तेल का दाम बढ़ा दिया, पर इसमें स्टेट का भी पार्ट होता है सर, हम लोग ये बात भूल जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी लेते हैं, वैट लेते हैं सर, उसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले होते हैं। सिर्फ मोदी जी अकेला थोड़ी खाता है, दीदी भी खाते हैं, सब खाते हैं सर। तो तेल का दाम बढ़ने से उसके ऊपर जो टैक्स लगता है ना, वो टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, टैक्स में वैट का भी, स्टेट का भी पार्ट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही दाम बढ़ाते हैं। तो जो भी हो, 20 से 30 हो गया, आप तो और फंस जाओगे। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी स्टार्ट्स लुकिंग लेस अट्रैक्टिव as the cost of execution goes higher and higher. Cost of transaction is a critical factor that breaks the arbitrage opportunity. मैंने बेसिकली सब कॉस्टिंग का बात कर रहे हैं। अगर आप हिसाब किताब में कच्चा हो ना, तो आप ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे, इसलिए अपना कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग नॉलेज डेवलप करना। ऐसे मैम पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग, आप लोग पढ़ते भी हो, कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉलेज डेवलप करो सर। ये बिजनेस का सर्वाइवल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। कितना खा रहे हो, कितना दे रहे हो, कितना कमा रहे हो, इस चीज को समझना इतना आसान नहीं होता है। या फिर अगर आपका इंटरनल नॉलेज अच्छा है ना कॉस्टिंग का, तो आप बहुत अच्छा करोगे। कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ
कॉस्टिंग अच्छा ना होने के कारण फंस जाते हैं। कंपटीशन किक्स इन, हु कैन ड्रॉप लोअर। अच्छा कंपटीशन बढ़ जाए मार्केट में, कौन मार्केट पकड़ सकता है? बिग प्लेयर आ जाए तो मुश्किल हो जाता है। जैसे रिलायंस क्या करता है ना, बड़ा प्लेयर है, मार्केट को चीप 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 रेट में थोड़ा सस्ता में बेच के ना मार्केट एक्वायर कर लेता है, तो कंपटीशन इश्यूज हो जाते हैं सर। छोटा छोटा प्लेयर जो मेहनत करके कमा रहा था, एक बड़ा सा बिजनेस प्लेयर आ जाने से ना मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है। होता है सर, बट क्या है ना, सब चलता है। So given that the world is inherently competitive, you are like to attract some competition who would like to make that risk free ₹30. Now imagine this, so far you are the only doing this trade, 100 में खरीदना, 150 में बेचना, but your friend notice you are making a risk free profit, वो भी आपको देख के इंटरेस्टेड हो गया सेम बिजनेस पे। अब आप क्या हो गए ना सर, अब आप रोक तो नहीं सकते हैं बिकॉज ये फ्री मार्केट है, कोई भी आ सकता है। अब आपका दोस्त, बोथ ऑफ यू बाई 100, ट्रांसपोर्ट 20 एंड अटेम्प्ट टू सेल इट इन द नेबरिंग टाउन, बट आपका दोस्त क्या कर रहा है, 145 में बेच दे रहा है। सेम क्वालिटी, द बायर विल बाई इट फ्रॉम द वन सेलिंग द फिशर एट चीपर रेट, एज इन यू वांट टू एक्वायर द क्लाइंट एंड देयरफॉर ड्रॉप द प्राइस। अब आपको भी खरीदना, मार्केट पकड़ना है, आप थोड़ी ना बेकार जाने दोगे, तो भी आप 150 से 145 में आ जाते हो, नहीं तो लोग आपके पास क्यों आएगा। नेक्स्ट दिन आपका दोस्त जो है ना, वो 140 में दाम को उतार देता है, फिर प्राइस वार छिड़ जाता है, and the whole process the price keeps dropping। हाँ बोलो सर, कोई सवाल आ रहा है किसी का? হ্যাঁ স্যার বলছি মানে এই কম্পিটিশন গুলো আটকানোর জন্য তো মানে বিজনেসের কাছে একটা কম্পিটিটিভ এজ বা ইকোনমিক মুড থাকা দরকার, যেটা ওর প্রফিটকে মানে প্রোটেক্ট করবে বাকি কম্পিটিশন গুলো থেকে। আছে কম্পিটিশন ল আছে, বাট দেখো স্যার, ये फ्री না मार्केट মানে है। ফ্রি মার্কেট মানে যেমন ধরুন এখন পেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে हम्म আসছে, মানে আগে তো ডুওপলি মার্কেট ছিল, এশিয়ান পেন্ট আর বার্জার পেন্টই মানে মার্কেট গেইন করতো। हम्म এখন সিম আসছে, ঠিক আছে। हम्म বল, আওয়াজটা কেটে গেল। আওয়াজ কাট हो गया স্যার, নন্দনের আওয়াজ পাচ্ছি না। স্যার ওই কারেন্ট চলে গেছে তাই ওয়াইফাই বন্ধ হয়ে গেছিল। ও আচ্ছা, হ্যাঁ কি বলছিলি বল, কি এশিয়ান পেন্টস? এশিয়ান পেন্ট আর বার্জার পেন্টের আগে ডুওপলি ছিল পেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে। হ্যাঁ 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 ওরা নেরোলেক ফেরোলেক ছিল কিন্তু অতটা গুরুত্ব ছিল না ওদের। হ্যাঁ এখন হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর পিডি লাইটও বলছে আমরা এখন পেন্ট বিজনেসে ঢুকবো, অ্যাস্ট্রাল পলিও বলছে আমরা পেন্ট বিজনেসে ঢুকবো। তো এদের কাছে মানে পাওয়ার তো আছে পেন্ট ইন্ডাস্ট্রিকে ডিসরাপ্ট করা, মানে যদিও মানে মার্কেট আগে শার্লক উইলিয়ামও এসেছিল এখানে, মানে $1 বিলিয়ন, কিন্তু এশিয়ান পেন্টের মানে কি বলে চুল অব্দি বাঁকা করতে পারেনি, ঠিক আছে। মানে এরকম কম্পিটিটিভ এজ। हाँ कॉम्पिटिटिव एज, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एज इज देयर एंड ऑलवेज बी देयर। ठीक है, अब देखो मार्केट कंप्लीट लेवल में डिस्टर्ब, देखो सर ओपन मार्केट है, कभी किसी का चलता है कभी किसी का चलता है, इसके ऊपर बहुत सारा केस स्टडीज में तुम्हारे सामने रख सकता हूँ। जब बिग बाजार मार्केट में आया था ना, तो लोग जहां पर भी बिग बाजार हो रहा था लोकल दुकानदार डर रहा था। आज देखो लोकल दुकानदार जहां थे वहीं पर है, बट बिग बाजार नहीं है। सीरियसली मुझे याद है सर, मेरे नियरेस्ट होम टाउन है, मतलब नियरेस्ट मतलब मेरा बाड़ी तो मतलब एक्चुअल मेरा नेटिव झारग्राम में है, तो वहाँ पर आसपास में बड़ा टाउन है खड़गपुर। ठीक है, तो केजीपी में जब फर्स्ट टाइम बिग बाजार ओपन हुआ ना, तो केजीपी का एक मतलब केजीपी माने खड़गपुर, तो खड़गपुर का एक मार्केट है, रेलवे मार्केट, जिसको गोल बाजार बोलते हैं सबको वहाँ पे। तो गोल बाजार मार्केट का जो लोग हैं, एक्चुअली हम लोग ट्रांसपोर्टिंग सेगमेंट से होता है ना सर, मेरे फैमिली में ये सब बिजनेस है, तो गोल बाजार के दुकानदार लोग थोड़ा चिंता में पड़ गए कि अगर बिग बाजार हो गया तो हम लोगों का क्या होगा। तो ऑन दैट टाइम मैं उन लोगों को बोला था कि देखो सबका अपना मार्केट है, क्योंकि मार्केट एक ग्रोथ के साथ है, पॉपुलेशन भी ग्रो कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि गोल बाजार का मार्केट कुछ खराब होगा, बिग बाजार अपना कमाएगा, बट गोल बाजार का भी मार्केट नहीं जाएगा। बट सबका मानना था, सबका, इवन मेरे घर में जितना भी बड़े थे, पेरेंट्स थे या फिर आसपास में जो भी बिजनेस रिलेटेड बड़े थे, सबका मानना था नहीं नहीं ये सब बेकार, ये सब चीज अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ऐसे बड़े बिजनेस को आने नहीं देना चाहिए। हाँ इतना बड़ा बड़ा मॉल बनाएगा लोग तो उधर ही जाएगा। हाँ फिर अभी क्या हो गया, अब तो ऑनलाइन बिजनेस आ गया, अब तो घर घर में गांव गांव में चीजें पहुंच जा रहे हैं, तो क्या लोकल मार्केट बिजनेस खराब हो गया? नहीं सर, सबका चल रहा है। हाँ थोड़ा बहुत बैलेंस करना पड़ता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
जैसे तूने बोला ना एशियन पेंट्स का बाल भी बांका नहीं कर पाया, ठीक है, नहीं कर सकता सर, लेकिन हाँ टाइम टू टाइम अपने आप को फ्लेक्सिबल करना पड़ता है, बट सिर्फ इफेक्ट तो पड़ता है, किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज का इफेक्ट तो पड़ता है, ये तो है, ये तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता, मतलब एक सर्टेन लेवल ऑफ इफेक्ट तो आता है, ये मैं अगर बोलूँ कि सर कोई इफेक्ट नहीं है कंपटीशन का तो फिर गलत हो जाएगा, इफेक्ट तो है, बट आपको भी देखो सर, समय के साथ साथ ना जब आप देख रहे हो कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, आप न्यू मार्केट ढूंढो ना, आप तो पहले से हो मार्केट में, एक प्रॉपर बिजनेसमैन, एक प्रॉपर बिजनेसमैन ना हमेशा अपना अपॉर्चुनिटी बना लेता है, तभी तो एक एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी आता है कि आपको देख के आपका फ्रेंड भी मार्केट में आया, दैट्स ट्रू, बट आप तो पहले से हो, तो फिर आपके पास तो ज्यादा मार्केट कवरेज होना चाहिए, ये सर नो प्लीज टेल मी। হ্যাঁ স্যার, মানে এইখানেই তো আসল ম্যানেজমেন্টের রোলটা প্লে করে, যে একটা ম্যানেজমেন্ট एग्जैक्टली কত স্মার্ট। एग्जैक्टली सर, और आपको समझ लेना चाहिए कि धीरे धीरे जब मार्केट सैचुरेशन की तरफ बढ़ता है, आपको न्यू एरिया बना लेना चाहिए, और अगर आप वो करने में अगर आप नाकाम रहते हो या फिर आपका फोरकास्टिंग पावर खराब है, तो फिर आप फंसोगे, आप क्यों, मैं भी फंस जाऊंगा, मैं सिर्फ लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, अगर मेरा फोरकास्टिंग खराब है तो मैं भी अपनी जो भी मेरा वर्क एरिया है मैं वहां मैं भी फंसूंगा, अगर मैं फोरकास्ट नहीं कर पाया, अगर मैं सही टाइम पे सही काम नहीं कर पाया तो मैं फंस जाऊंगा, नो डाउट फंसूंगा, और मेरा फंसने को मैं सिर्फ इकोनॉमी को दोष नहीं दे सकता, हाँ इकोनॉमी में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज है, मैं ये नहीं बोलता कि गवर्नमेंट इश्यूज नहीं है, बट मार्केट अगर इंडिया का बात करूं बहुत ओपन है सर, इंडियन मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत है, टाइम टू टाइम अपने आप को ना अपने बिजनेस के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है ना, अगर मैं बंगाली कल्चर में बात करूं, अगर आप बड़ा बाजार को देखो तो बड़ा बाजार में कितना बंगाली लोगों का बिजनेस है, सब बड़े बड़े मारवाड़ी लोगों का है, क्या मारवाड़ी राजस्थान से पैसा लेके आया था क्या, कुछ नहीं लेके आया था, रहने का जगह तक नहीं था उनके पास, आज कोलकाता का हर टॉप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में मारवाड़ी बैठे हुए हैं, बंगालीज का ही जगह है, तो फिर बंगाली क्यों नहीं है, नॉर्मली 90% बंगाली का होना चाहिए, 10-15% बाकियों का होना चाहिए, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यह है कि जब हम लोग मान लेते हैं कि मैंने जो कर लिया बहुत कर लिया, दुकान खोल के बैठ गया मैंने बहुत कर लिया, अब आगे का सोच बंद कर, ये प्रॉब्लम है सर, दिस इज अ एंटरप्रेन्योरियल रिस्क, आप बिजनेस करके बैठे हो, आपको ऑलवेज चौकन्ना रहना चाहिए, आपको ऑलवेज टाइम टू टाइम अपडेट हो जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि किसी को जगह मत दो, सर जगह जिसको लेना है वो ले लेगा, ये इंडिया है, आप राजस्थान में जाके दिखाओ ना, यहाँ पर बंगाली जलता है, आई देखो मारवाड़ी पैसा कमा रहा है, गुजराती पैसा कमा रहा है, भवानीपुर एरिया में गुजराती रहते हैं, तो फिर आपका दम है तो आप जाओ, आप दूसरों के जगह में जाके करो, ऐसे बंगालीज का एक चीज है, ये जॉब अच्छा करता है, फॉरेन में, इंडिया के दूसरे स्टेट में बंगाली जॉब बहुत अच्छा है, मतलब अपर लेवल जॉब एज वेल एज लोअर लेवल जॉब, मैंने लेबर टाइप का जॉब, मैंने ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर दोनों जॉब में बंगालीज अपना मार्केट बना के रखा है, चलो ये एक अच्छा है, कुछ तो है, लेकिन जब मैं बात बिजनेस का कर रहा हूँ ठीक है, तब आपको सोचना चाहिए कि अगर कोई आपके यहाँ पर आके बिजनेस कर रहा है, इसका मतलब वो बेटर बिजनेसमैन है, आप करना चाहो तो सीखो, जानो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी लो, दाम कम दाम ज्यादा वो तो चलता रहेगा, ठीक है सर, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ सर, मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, और किसी को मुझे खराब करना अच्छा बोलना ये सब नहीं है, मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, उस दिन एक टैक्सी ड्राइवर था, एक बंगाली टैक्सी ड्राइवर से यही बात हो रहा था, सेम बात हो रहा था, टैक्सी ड्राइवर, उससे मैं बात कर रहा था, उनका लड़का पढ़ रहा है, मैं बोला कि क्या करेगा बड़ा होके, जॉब के पीछे भागेगा क्या, तो बोले नहीं नहीं ये चाकरी बाकरी में क्या है, कुछ करे तो कुछ नहीं तो एक दुकान खोल के देंगे, वो भी अच्छा कमा रहेगा, तो मुझे अच्छा लगा सुन के, अगर नौकरी मिल जाए तो करेगा, नहीं मिलेगा तो क्या हो गया, ये टैक्सी वाले का सोच था, अच्छा चेंज हो रहा है, वो टैक्सी वाले नहीं बात कर रहा था कि बड़ा बाजार को देखो सब मारवाड़ी लोग बैठे हैं, तो फिर तभी मुझे बात याद आया सर, अच्छा और एक बात सर, तो इवेंचुअली इन ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड competition kicks and arbitrage opportunity just ceases to exist in this, मतलब एक्चुअली क्या है ना, जब मार्केट परफेक्ट कॉम्पिटिटिव क्या है सर, ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में 4 तरह का मार्केट के बारे में बोला गया है सर, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन,
जैसे अभी ओलिगोपॉली के बारे में बात कर रहा था नंदन, है ना, ओलिगोपॉली या डुओपॉली। ओलिगोपॉली का ही एक वर्जन होता है डुओपॉली, जहां पर ज्यादा लोग नहीं होता है बिजनेस करने के लिए। एक होता है मोनोपॉली, जहां पर एक ही होते हैं, मार्केट को एक ही बिजनेसमैन चलाते हैं। एक होता है मोनोपॉलिस्टिक। मोनोपॉलिस्टिक अलग है, माने कंपटीशन रहेगा पर बहुत सारा प्लेयर मिलके चलाएगा। ओलिगोपॉली में हार्डली 10, 9 to 10, डुओपॉली में 2 से 3 बिजनेसमैन रहेगा मार्केट चलाने के लिए। ये कैरेक्टर होता है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, ओलिगोपॉली, डुओ, मोनोपॉली, मोनोपॉलिस्टिक, दीज आर सम पॉपुलर मार्केट सिस्टम। तो परफेक्ट कंपटीशन लाइक मछली मार्केट, सब्जी मार्केट, समझ रहे हो, जहां पर बहुत सारे लोग हैं। तो इतना सारा लोग मिलके बिजनेस करता है ना, तो धीरे धीरे आर्बिट्रेज का जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाते हैं। इसलिए देखना, कभी कभी कोई कोई सब्जी वाला बोलता है पहले जैसा मार्केट नहीं है आगे वो तो नहीं यार, ऐसे बोलते हैं। मैंने जब 10 साल पहले या 15 साल पहले वो सब्जी बिजनेस लेके आया था, तब उनको जितना फायदा मिलता था, आजकल उतना फायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में और भी प्लेयर्स आ गए, इसीलिए वो बोलता है पहले जैसा कहाँ रहा। ठीक है ये प्रॉब्लम है सर। So in this case, the cost of fish in neighboring town would drop to 120 or a price point in that vicinity. I hope the above fish market discussions आपको arbitrage का एक quick overview दिया है सर। In fact, we can define any arbitrage opportunity in terms of simple mathematical expressions. For example, with respect to fish example, here is the mathematical equations. Cost of selling of fish in town B and cost of buying fish in town A, that is 20. टाउन बी में जितना खर्चा हो रहा है, टाउन ए में जितना खर्चा हो रहा है, दोनों को माइनस करो, तो ये आपका जो बीच का गैप है ना, ये आप इनकम करोगे, ये आप इनकम करोगे। कॉस्ट ऑफ सेलिंग ऑफ फिश इन टाउन बी माइनस कॉस्ट ऑफ बाइंग फिश इन टाउन ए, इसका जो गैप है यही आपका आर्बिट्रेज का इनकम है। ये सिंपल मैथमेटिकल एग्जांपल्स है। अब ये सेम कॉन्सेप्ट को, अच्छा ये जो भी मैं बात कहा आपके साथ, ये एक्चुअली कमोडिटी मार्केट में भी होता है। ये आर्बिट्रेज का कमोडिटी मार्केट बोल के एक होता है ना, आप लोग भी पढ़ाई कर सकते हो आगे जाके NISM का, ठीक है। उसमें एग्री मार्केट होता है, करेंसी मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट में भी सेम एक्टिविटी देखा जाता है। टुमारो, अच्छा टुमारो क्लास नहीं हो पाएगा सर, टुमारो क्लास नहीं हो पाएगा, क्योंकि टुमारो एक्चुअली वो मेरा नानी का श्राद्ध कर्म का कुछ रिचुअल्स हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो कल का सारा क्लास ही मेरा ऑफ रहेगा, मैम का क्लासेस चलेगा, कल कोई क्लास नहीं होगा। फ्राइडे हम लोग मिलेंगे सर, ठीक है, फ्राइडे हम लोग मिलेंगे। तो फ्राइडे में आपको ये जो आर्बिट्रेज बताया, इसको और थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा, और साथ में ऑप्शंस के साथ बताऊंगा कि ऑप्शंस आर्बिट्रेज कैसे काम करेगा। ठीक है, आज मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता दिया और साथ में आर्बिट्रेज का बेसिक कॉन्सेप्ट नॉर्मल मार्केट में बताया, बट इसको स्टॉक मार्केट या डेरिवेटिव मार्केट के साथ कैसे जोड़ना है, ये मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में चर्चा करता हूँ। दैट इज ऑन फ्राइडे। ओके, ठीक है सर, आज इतना ही रखता हूँ फिर। हाँ सर। ठीक है सर, ओके सर, बाय। हाँ, राखी सर। बाय सर, बाय। স্যার বল দাদা। বলছি স্যার আজ বিকেলে ম্যামের ক্লাস আছে, আমি ক্লাসটা করতে পারবো না বিকেলে আজকে। কেন রে, কি হয়ে গেল?